इंडिका पॉडकास्ट की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग आपके सामने नए-नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। नए-नए लोगों को लेकर आए हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं ऐसे लेखकों को आपके सामने लेकर आऊँ, जो लिख तो काफ़ी समय से रहे हैं बट वो सामने लोगों के नहीं आते। मैं उनको ढूँढ-ढूँढ कर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और काफ़ी समय से वो लिख रहे हैं। इसी श्रृंखला में आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ देवेंद्र सिकरवार जी को। इनको मैं काफ़ी सालों से पढ़ रहा हूँ और ये अपने विषय में पारंगत जिसको मैं कहूँगा वही हैं, जिस विषय पर लिखते हैं पूरी गहराई के साथ लिखते हैं, पूरी रिसर्च के साथ लिखते हैं। और आइए स्वागत करते हैं देवेंद्र जी का और उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देवेंद्र जी, अ, मैं बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने आप ही बात करें और ऐसे बात करें कि जैसे आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं। बट इस श्रृंखला में शुरुआत मैं इस तरह से करूँगा कि सबसे पहले कुछ पाठक ऐसे होंगे या कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो कि फ़ेसबुक पर नहीं जाते हैं और मुझे ये मालूम है कि फ़ेसबुक पर आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बहुत, बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है जो आपको आप एक लाइन भी लिख दें तो उसको पढ़ने के लिए आते हैं, कमेंट करते हैं और उसको लाइक करते हैं और आपसे वार्तालाप करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय सबसे पहले अपने दर्शकों को बताइए। आप कहाँ से हैं? कहाँ रह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं मेरा जो नेटिव प्लेस है वो मुरैना मध्य प्रदेश है और फिलहाल मैं दिल्ली में आकाश बायजूस में असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बॉटनी जो नीट प्रिपरेशन कराते हैं उसमें काम कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मेरा जो पैशन है, मेरा जुनून है वो इतिहास है। हालांकि मैंने दोनों में ही मास्टर डिग्री ले रखी है, लेकिन ये थोड़ी सी विडंबना ही रही कि मैं अपने पैशन को ही अपना कार्य नहीं बना सका, आजीविका नहीं बना सका। लेकिन मेरा जो कहते हैं ना पहला प्यार वो इतिहास ही है, तो मेरा लेखन भी मूलतः उसी पर केंद्रित है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था अपने दर्शकों को कि आप लिख तो काफ़ी सालों से रहे हैं। मैं ही कम से कम नहीं तो 6-7 सालों से तो मैं ही आपको पढ़ रहा हूँ। तो आपकी ये किताब जो पहली किताब है, हिंदू से सिंधु तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और तो इसको आने में इतना समय कैसे लगा? कुछ तो अपने जो कार्य क्षेत्र है उसकी व्यस्तता तो है ही, लेकिन सच कहूं तो मैं जब तक एक एक लाइन के प्रति, एक एक पंक्ति के प्रति संतुष्ट नहीं हो गया, उसके प्रमाण मुझे नहीं मिले, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ा। तो अध्ययन तो लगभग मुझे जब से 8वीं क्लास से ही इतिहास का अध्ययन शुरू कर दिया था। बट जब किताब लिखने का फैसला किया तो उसमें मुझे लगा कि मुझे सारे रेफरेंसेस, सारे संदर्भ चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, तो तमाम सारी किताबों की खरीदी, खोज, कोई किताब कहीं मिल रही है, कोई कहीं मिल रही है। नेट के आने से थोड़ा सा सुविधा तो हो गई, आसानी है। लेकिन फिर भी इस वजह से मुझे लगभग 8 साल इसे लिखने में लग गए। एक बार तो सिर्फ एक पंक्ति के लिए मुझे 8 दिन तक तकरीबन मुझे 8 या 10 किताबें पढ़नी पड़ी, सिर्फ एक पंक्ति की पुष्टि के लिए। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतिहास जितना भी लिखा गया है उसमें लोगों ने अपने-अपने विचारों से लिखा है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो भले ही वो गलती से उन्होंने एक तारीख गलत डाल दी हो बट जो पढ़ने वाला है वो उसको माफ कर देगा, वो निकल जाएगा पढ़ के क्योंकि उसको मतलब नहीं है। बट जैसे आप हैं जो लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई एक वर्ष डला हुआ, तिथि डली हुई है और आपने दूसरी जगह उसको तिथि दूसरी पढ़ ली, फिर आपका पूरा समय चला जाता है उसको मालूम करने में कि ये वाला लेफ्ट राइट सही है या राइट वाला सही। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आप अपनी पुस्तक हम लोगों को दिखाइए और दिखाते हुए ये भी बताइए कि इस पुस्तक का विषय क्या है देवेंद्र जी? अ, वैसे तो फेसबुक पर तो सभी जानते हैं, इस पर अगर फॉन्ट उल्टे आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, नहीं, पुस्तक बिल्कुल का सही नाम आ है रहे हैं, अनसंग ओके, हीरोज़ हिंदू से सिंधु तक। सिंधु तक। तो चर्चित रही है किताब और इसका विषय बताइए आप। ठीक। इसका विषय दरअसल भारत के दो चीजों को लेकर मैं चला। एक तो भारत में सभ्यता का विकास किस तरह से शुरू हुआ और उस जी, सभ्यता के विकास के जो मूल तत्व थे, जैसे धातु है, जैसे धार्मिक आध्यात्मिक विचार हैं, या राजनीतिक विचार हैं, या सामाजिक विकास है, इन सारे संदर्भों को लेकर, मतलब किसी एक बिंदु पर किसी एक सैन्य या फिर राजनीतिक मामले को लेकर इसे नहीं लिखा गया है, बल्कि सभ्यतागत मूल्यों को लेकर लिखा गया है। और उसमें जिन व्यक्तियों या प्रतीकों ने अपना योगदान दिया, जिन्हें हम चमत्कारिक पौराणिक घटनाओं या फिर कह दीजिए अतिरंजित कहानियों की वजह से हम भूल गए या अविश्वसनीय मानने लगे,
मैंने उन्हें ऐतिहासिक संदर्भों के साथ, उनके प्रमाणों के साथ, जिनमें पुरातात्विक अभिलेख भी शामिल हैं, साहित्यिक अभिलेख भी शामिल हैं, उसके माध्यम से उन्हें सामने लाने का प्रयास किया है कि हमारी सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कौन कौन से महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसे एक नेशनल अप्रोच यानी राष्ट्रीय संदर्भों में परिभाषित करते हुए इस महान राष्ट्र को आकार दिया अपना। तो उस इसे लेकर के ऐसा लिखा गया है, इसमें किसी विशेष विषय को लेकर के नहीं लिखा गया। तो मूलतः ये भारतीय सभ्यता का जो विकास है वो कालखंड है, जो आपने सारे कालखंड लिए हैं, फिर उसके साथ उनमें किसका योगदान रहा है, कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनको काफी महिमा मंडित किया गया था। तो मुझे पूरा पूरा ये विश्वास है और मुझे पता भी है कि कुछ तो ऐसे भी होंगे आपने लोगों की मिथ को तोड़ा होगा। ऐसा हुआ है इसमें? डेफिनेटली हुआ हो। जी, निश्चित हुआ है। उनमें सबसे ज्यादा जो चरित्र मुझे बचपन से आकर्षित भी करता है और जिन्हें मैं इस देश का, इस महान राष्ट्र का फाउंडर भी मानता हूँ, महारुद्र शिव। तो जी उनका जो वेदों में जो विवरण है वो एक प्रतीकात्मक प्राकृतिक शक्ति के रूप में है, पौराणिक संदर्भों में वो एक व्यक्तित्व के रूप में, दैवीय व्यक्तित्व के रूप में उल्लेखित है। जी लेकिन यही पूजित तो वो हुए अपने कार्यों की वजह से ही, लेकिन दैवीय अवधारणा के चलते उनका जो राष्ट्र के निर्माण में जो मूल योगदान था वो कहीं पीछे छूट गया। मैंने बिना उसको हानि पहुंचाए, उनके दैवीय स्वरूप को हानि पहुंचाए बिना उनके उस महान कार्य को रेखांकित किया जिस पर उन्होंने, जिसे मैं कहता हूँ सर्वसमावेशीकरण, उन्होंने सभ्यतागत रूप से बर्बर जातियों को सभ्य बनाया, उन्हें पहले परास्त किया फिर सभ्य बनाया, और उसके बाद उनकी धार्मिक जो प्रतीक पूजाएं थी उन्हें पुनर्परिभाषित किया, और उन सबको लेते हुए उन्होंने इस राष्ट्र की जो नींव डाली, जिसे भरत ने अपने नाम से, फिर उनके नाम से भारतवर्ष पुकारा गया। तो उसमें जो उनका योगदान है वो कहीं ना कहीं पौराणिक संदर्भों में पीछे छूट जाता है। तो मैंने उनको सामने लाने की कोशिश की और इसी में कुछ विवाद खड़े हुए थे, विशेषतः जी शिवलिंग पूजा को लेकर के। जी जी। वो विषय तो खैर ऐसा है, शिवलिंग, महाशिव और शिव और रुद्र जो है, वो विषय ऐसा है कि लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं और आप उन वो उससे जरा सा भी विमुख होना नहीं चाहते हैं। आप उनकी भावनाओं को जरा सा भी आप उसको छूते हैं तो जरा सा भी, मतलब इतना सा भी, हल्का सा भी छूते हैं, बिना वो संदर्भ जाने हुए, बिना परिप्रेक्ष्य जाने हुए, बिना आपसे उस बारे बारे में उचित बात किए हुए, वो केवल आहत होते हैं। वो आपसे इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे, वो आपसे इस बारे में कोई बहस आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं डर है उनको कि कहीं मैं गलत साबित ना हो जाऊं, उनकी जो पुराने आस्था। समय से जो आस्था है वो ना हो जाए। देवेंद्र जी, ये नॉर्मल होता क्या है कि जब लोग अपनी पहली किताब लिखते हैं तो वो विषय ऐसा लेते हैं जो जनलोक हो, मतलब बड़ा ही लोकप्रिय हो, और जिसमें उनको पता है कि एक मार्केट है। आपने जानबूझकर ही एक ऐसा विषय लिया कि जो जिसको बड़ा ही बोरिंग कहा जाता है। इतिहास को तो बोरिंग कहा जाता है, जबकि मेरा मानना है इससे ज्यादा शानदार विषय कोई हो नहीं सकता। इतना इंटरेस्टिंग है, बट आपको उसको सही इतिहास अगर आप पढ़ें तो बड़ा। तो ये जो आपने विषय लिया था, इसके पीछे कोई कारण था, या आप ऐसा शुरू से ही सोच रहे थे कि जब मैं पहली किताब लिखूंगा तो मैं इतिहास के ऊपर ही लिखूंगा? पढ़े तो आप बॉटनी भी हैं, तो आप वो भी लिख सकते थे, बट आपने ये विषय क्यों लिया आप? इतिहास, मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि इतिहास भविष्य की कुंजी होता है। जो कुछ अतीत में होता है वो बार बार दोहराया जाता है। जी तो मैं अक्सर देखा करता था इतिहास में एक अजीब सा विरोधाभास है कि जब इतिहास के ऊपर कोई अच्छा स्तरीय सीरियल बनता है या फिर कोई मूवी बनती है, खासतौर पर पश्चिम में अगर हम बात करें, हॉलीवुड में, तो वो हाथों हाथ ली जाती है। हमारे यहाँ भी बड़ी रुचि से देखी जाती है। हमारे यहाँ द्विवेदी जी थे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, चाणक्य के ऊपर उन्होंने जो बनाया उसने एक कीर्तिमान बनाया, ठीक ये है ना। तो माना, आज भी लोग तो उसका तो जिक्र फिर करते हैं। इतिहास विषय से इतना लोग क्यों दूर भागते हैं? तो मैंने ये पाया कि इतिहास का प्रस्तुतिकरण बहुत बोझिल है। तो मैंने दुनिया भर के इतिहास की किताबों का अध्ययन किया कि हर देश में इतिहास पढ़ाने का तरीका क्या है। तो मैं रूस के इतिहास को जब मैंने देखा, वो लोग अपने इतिहास को बड़े सरस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैं उन्हीं की शैली में, मेरी जो किताब है वो रूसी इतिहास की शैली में है एक्चुअल में, जहां पर समय आंकड़ों पे जोर नहीं है बल्कि उस मूल भावना पे जोर है जिसने इस राष्ट्र को एक राष्ट्र बनाया, लोगों के झुंडों को एक समूह में सोचना सिखाया कि हम एक राष्ट्र हैं। तो इस नजरिए को आप जानते ही हैं कि बच्चे इतिहास से दूर भागते हैं सिर्फ इसी वजह से कि डेटा बहुत ज्यादा है। तो मैंने जी डेटा पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए उस कथ्य, उस भावना पर फोकस किया। और विषय इसलिए लिया, मैं चाहता तो उसको पाणिनि से शुरू कर सकता था, लेकिन सवाल यही उठता है कि हमारे बच्चों को जो मिसगाइड किया जाता है पौराणिक संदर्भों को लेकर के, उन्हें काल्पनिक कहा जाता है।
और मेरा हमेशा से, जब से मैंने पुराणों का अध्ययन शुरू किया है, मेरा बहुत सशक्त रूप से मानना रहा है कि पुराण कोई कल्पनाजन्य कहानी नहीं है, उसमें कम से कम 35% इतिहास है। आस्था और श्रद्धा की बात अलग है, लेकिन इतिहास के तत्व बिखरे पड़े हैं। अभी हाल ही में मैंने जेएनयू में सी पर, मध्य एशिया के विद्वान थे, तो जब उन्हें मैंने एक एकीकृत किया अफगानिस्तान के पठानों को गंधर्व जाति से, और कजाकिस्तान की जो प्रोफेसर थी वो इस बात से बहुत इंप्रेस हुई। तो वो इस बात से बड़ी खुश थी कि हमारा भारतीयों से रक्त संबंध है, हमारा डीएनए का संबंध है। वो इस जी, बात जी, को जी। लेकर भावुक हो गई काफी। तो ये चीज मुझे लगा कि इतिहास हमें जोड़ सकता है बजाय तोड़ने के। दुर्भाग्य से वामपंथियों ने उसका इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए। मैं इस किताब के माध्यम से उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ जोड़ने के लिए, और हमारी पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए कि हमारी सीमाएं वाघा बॉर्डर तक नहीं है, हमारी सीमाएं पामीर तक जाती हैं। भले ही राजनीतिक रूप से हम एक हों या ना हों, लेकिन कम से कम सांस्कृतिक रूप से हम उस भावना का अनुभव तो करें जिसके तहत हम कभी एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए थे। तो जी, ये मेरा बिल्कुल। मूल उद्देश्य था। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक मैं भारत में रहा, मेरा भी यही मानना था कि वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वहीं पर जाके खत्म हो जाते हैं। मैं जब बाहर निकल कर आया, मैं साउथ ईस्ट एशिया में जब आया, तब मैं उस समय कंबोडिया रहा। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर अभी भी अगर आप शहर छोड़कर आप अंदर के गाँव में जाते हैं, वहाँ पे आपको शिवलिंग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे हमारे शिव तो हैं ही वहाँ पे विष्णु, मतलब वैष्णव काफ़ी वहाँ पे संप्रदाय का काफ़ी अ, रहा है, ज़िक्र रहा है। और आप जब इंडोनेशिया आते हैं, तो इंडोनेशिया तो सभी को मालूम है कि अगर आप बात करते हैं कि विश्व विश्व के जो सबसे बड़े 2 मंदिर हैं, वो एक कंबोडिया में है और एक यहाँ पर है। तो और यहाँ के लोग अभी भी उस मान्यता से जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर नाम भी देखेंगे, तो यहाँ युधिष्ठिर, परीक्षित, ये नाम अभी भी प्रचलन में है, और वो लोग मुस्लिम लोग हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो मुस्लिम लोग हैं और फिर भी अपने नाम युधिष्ठिर, परीक्षित, हनुमान, ये नाम है यहाँ पर। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उस नाम से चलती हैं। वो गणेश वाली बात तो अब रही नहीं है कि वो जो नोट पर बताते थे कि वो गणेश अभी भी है, वो एक ज़माने में होता था, अब वैसा नहीं। हमने बट यहाँ पर जो एक बांदुंग एक जगह है, जहाँ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो गणेशा के नाम से है, क्योंकि वो गणेश को रिद्धि-सिद्धि का ज्ञाता माना। मतलब आप सोचिए कि कहाँ तक हम लोग फैले हुए थे, हमने उसके बारे में सोचना, जानना और जानना बंद कर दिया। आप जब बात कर रहे हैं कि रूसी साहित्य की बात कर रहे हैं, आपने फिर और भी साहित्य पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो एक जगह बैठकर इतना सारा पढ़ना, फिर उसके बारे में विचार करना और फिर लिखना, ये तीनों चीज़ें अलग हैं। और साथ में घर गृहस्थी भी जोड़े रहना। जो आपका कार्य है, जिसमें जितने आप बिज़ी रहते हैं, इसके अलावा क्या-क्या कठिनाइयाँ रही होंगी देवेंद्र जी आपको लिखने में? क्योंकि ये प्रेम कहानी तो है नहीं कि आपने आँख बंद करी और लिखते चले गए आप, जो मन में आया सो लिख दिया। और आज के समय में तो लिखने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 100 लोग चाहने वाले हैं, तो 1000 लोग ताक लगाए बैठे रहते हैं कि एक शब्द तो आप गलत लिखिए। तो वो एक बहुत बड़ा भार रहता है। क्या-क्या कठिनाई रही है इस क्षेत्र में, आप जब आप ये आपने विषय चुना था इतिहास का? मूल रूप से तो स्रोत सामग्री मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ज्यादातर, लेकिन ये कहूंगा कि चलो विज्ञान की धन्यवाद दूंगा कि इंटरनेट की वजह से मेरी पहुंच दुनिया भर की लाइब्रेरीज तक हो जाती है। तो जी, जैसे मैं एक छोटा सा, कि मैं हमेशा से सोचता था गंधर्वों का जिक्र आता है, आज वो कहाँ है, और उनका अश्वमुख क्यों बताया गया है पुराणों में। लेकिन जब मैंने नेट के थ्रू जाके पढ़ा, तो गोटाई कल्चर करके कजाकिस्तान में एक जगह है जहां पर दुनिया में सबसे पुराने घोड़े की पालने के अवशेष मिले हैं। वहां पर इससे सिद्ध होता है कि वहां पर सबसे पहले घोड़े का पालन शुरू किया गया। जी। और महाभारत में वही संदर्भ मुझे मिला कि गंधर्वों का निवास स्थान सुमेरु पर्वत के उस पार है, यानी कि पामीर जिसे कहा जाता है। तो इस तरह के स्रोत मिलना सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरा तो समय का तो है ही, आप आजीविका के संदर्भ में इतना सारा समय व्यस्त करते हैं, उसके बाद ले दे के आपके पास रात के 1-2 घंटे बच जाते हैं। तो उसमें एक होता है पूर्णकालिक लेखन, एक होता है अंशकालिक लेखन। तो मूल रूप से तो समस्या समय की थी, संसाधनों की तो खैर इतनी नहीं थी, जी। पर ये सबसे बड़ी समस्या रही मेरे सामने। लोग क्या सोचेंगे, एक ये भी कभी कभार कुछ पंक्तियों पे मैं सोचता था, तो मैंने उन पंक्तियों को चेंज भी किया, काफी मुलायम करने की कोशिश की। पर जब भी ऐसा करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मैं लोगों को हाँ, संतुष्ट न्याय नहीं नहीं कर है। सकता। हाँ, आप कितनों को संतुष्ट करेंगे? तो मैंने सोचा फिर अपने विषय के प्रति सत्यनिष्ठ रहा जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो जी, उस प्रक्रिया की वजह से ही कई लोगों ने शब्दों को बिना ये जाने कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, जैसे मैंने कई शब्द किया कबीला, तो उस पर लोगों ने सवाल उठाए कि उनके दिमाग में कबीले वर्ड को लेकर के एक इमेज है।
परिभाषा नहीं जानते कि कबीला वो होता है जो सारे काम, जिसके सदस्य सारे काम स्वयं करते हैं, कोई विभाजन नहीं हो, उसे कबीला बोलते हैं। तो जब मैं जी कबीलाई या कबीला शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि संस्कृत में उसका कोई समानार्थी शब्द मुझे मिला नहीं, तो मुझे जी मजबूर होकर के वो इस्तेमाल करना पड़ा उसका। तो लोग इस पे भी सवाल उठाए, कई सारी चीजें हैं। और जब मैं लिख रहा था पिशाचों के ऊपर उसमें अध्याय, तो मुझे पता जी था कि इसके ऊपर बवाल होना ही होना है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं, कि उन्हें लगता है कि पिशाच कोई इस तरह के नुकीले दांत वाले बदसूरत या इस तरह के, उन्हें उनके दिमाग में इमेजिनेशन हो ही नहीं सकती कि गोरे भूरे सुंदर लोग भी पिशाच कहे जा सकते हैं। तो उनके संदर्भ मैंने तमाम दिए, लेकिन वो उसी लाइन पे अटक गए कि पिशाच कौन थे, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। समस्या बस यही आती है, भारत में अध्ययन और तर्क की परंपरा लंबे समय की गुलामी की वजह से काफी हद तक क्षीण हो खत्म चुकी हो है। बिल्कुल लोग बिल्कुल। आस्था के आधार पर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी व्यक्ति आकर के उन्हें झटका देकर चला जाता है और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे जैसे लोग उसका जवाब जब ढूंढ रहे हैं, तो वो बजाय इस चीज को जानने के कि उद्देश्य क्या है इसका, वो उसी पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि वो बचपन से जिस विचार के साथ, जिस आस्था के साथ बड़े हुए हैं, उन्हें वहां तर्क उचित नहीं लगता है। जी जैसे हमारे एक मित्र हैं, और मेरे साथ भी हुआ था, मैं युगांधर पढ़ रहा था, तो उसमें शब्द आया कि कृष्ण ने अपने श्वेत केशों का जूड़ा बनाया। मैंने किताब गुस्से में आके फेंक दी, वहीं पे लिटरली फेंक दी मैंने, कमरे में पूरी ताकत से दीवार में दे मारी किताब को, क्योंकि मेरा मन ये स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है कि कृष्ण जैसा व्यक्तित्व कभी शारीरिक रूप से भी बूढ़ा हुआ वृद्ध होगा। होकर, यस बिल्कुल सही तो बोलते हैं आप। हम ये imagine जब हम कर मेरे ही नहीं सकते। एग्जैक्टली तो जब मेरे अंदर ये हो सकती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कई सारे लोगों में शिव को लेकर के या जो अवधारणाएं बनी, उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है। पर बस मेरे साथ और अन्य लोगों के साथ अंतर यह है, मैं अपनी आस्था को, श्रद्धा को अलग रखता हूँ, और इतिहास जब पढ़ता हूँ तो उसे अलग रखता हूँ। इसलिए मेरे लेखन के दो भाग हैं, एक इतिहास का लेखन है, एक कृष्ण के ऊपर या राम के ऊपर लेखन है। वहां पर मैं इतिहास को ज्यादा नहीं जोड़ता, और दूसरी तरफ मैं इतिहास में आस्था को नहीं डालता। तो लोगों को ये थोड़ा आना चाहिए कि अपनी दोनों विषयों को अलग अलग करके रखें। तो आपने, जैसा आप बता रहे हैं, तो जब आपने पौराणिक जो पात्र हैं उनको आप ऐतिहासिक आपने बनाने की, जब कोई बनाने की नहीं, आपने बताने की कोशिश की, मुझे क्षमा कीजिएगा। आपने जब उनको बताया कि ऐतिहासिक पात्र थे, तो आपको बहुत बहुत मतलब सवाल उठे होंगे आपके ऊपर, बहुत सवाल सवाल उठे क्या, होंगे। पूरी जिसे कहते हैं फुल ट्रोलिंग हुई थी। पूरी भयानक ट्रोलिंग। और बिना इस सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें, ट्रोलिंग से भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर उसमें कोई अच्छी चीज निकल के आती है, क्योंकि वाद विवाद तो होता ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य से वाद विवाद नहीं हुआ, या विमर्श कहते हैं, विमर्श शब्द तो कहना ही, अब तो कोई इस शब्द का कोई मायने ही नहीं रह गया। नहीं नहीं। मैं इस संदर्भ में एक एक लड़के ने मेरी आलोचना, बसंत भारद्वाज नाम है, नाम लेना चाहूंगा उसका, उसने बड़ी सारगर्भित आलोचना की। उसने कहा कि आपकी किताब में मुझे सारी बातें समझ में आई, लेकिन आपने जिन टोटम का जिक्र किया है, तो वो मुखौटे हमको कहीं खुदाइयों में मिले नहीं है, तो क्या ये संभव है कि वो उनका मेकअप करते हो? तो मैंने कहा इसे कहते हैं रचनात्मक आलोचना। और मैंने उसको उस लड़के की आलोचना को बाकायदा पूरी सिर झुका करके स्वीकार किया कि इस बिंदु पर आप सही है, मैं गलत, क्योंकि संभवतः मेकअप ही रहा होगा, मुखौटे नहीं रहे होंगे, क्योंकि खुदाइयों में इस तरह के मुखौटे हमें प्राप्त हुए नहीं है। तो इस तरह की आलोचना होती है तो बहुत आनंद आता है। बाकी का तो लोग, हर किसी के बस में नहीं होता इतनी आलोचना कर पाना। बाकी तो आपको याद होगा जब आप भी पढ़ाते हैं और आप कभी पूछते हैं ना किसी को कुछ पूछना है क्या, तो वो कुछ लोग सवाल हाथ इसलिए खड़ा करते हैं कि उन्हें कुछ पूछना है, बस वो कुछ पूछना है उनको। तो वो वही है कि आपकी किताब आई है तो उनको नजर में आने के लिए कुछ कहना है, क्या कहना है इससे मतलब नहीं है, बट उनको कुछ कहना है, इसलिए वो ये बात कर लेते हैं। आप ही के ये इसमें पुस्तक में जो, जहां तक मुझे याद है, जब आई थी उसके कुछ समय बाद एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ था शिवलिंग के ऊपर और पिशाच जाति के ऊपर। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बाहर निकल के आया था। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम सभी को बताइए आप। जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास में हमारे पुराण दुनिया के एकमात्र जो ग्रंथ हैं जिन्होंने इतिहास को अपने तरीके से संजो के रखा है। उन्होंने तिथियों को महत्व नहीं दिया, घटनाओं को महत्व दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से घटनाएं महत्वपूर्ण है, समय नहीं। समय तो चक्राकार है, वो तो बार बार आता जाता रहेगा। तो उस प्रकरण में क्या हुआ कि हजारों साल की इस यात्रा में, जैसा कि होता है, घटनाओं के चारों इर्द गिर्द मिथ की चीजें जुड़ जाती हैं। तो ऐसी ही एक जाति रहा करती थी, कश्मीर जिसे आज क्षेत्र कहते हैं, वहां पर तीन जातियां रहा करती थी, जिन्हें मानव, पिशाच और नाग कहते थे। तो तीनों ही होमोसेपियंस, लेकिन अपनी सांस्कृतिक रूप से तीनों अलग अलग। मानव मनु के जो परंपराओं को वहन करते थे, नाग जो मूल रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे और नाग को अपना टोटम मानते थे, और पिशाच
उनका नाम भी एक्चुअल में अथर्ववेद में मिलता है। जो कच्चा मांस खाते थे इस वजह से वो पिशाच कहलाते थे। तो बर्बर थे, उनका उनका उनकी हमारे उल्लेख इस तरह से भी मिलता है कि पिशाच विवाह नाम से हमारे 7 विवाहों में एक विवाह हुआ भी है, जैसे निंदित माना जाता है, जिसमें किसी भी लड़की को वो मूर्छित करके उसके साथ संबंध बना करके संतान उत्पत्ति करते थे, तो उसे निंदित माना गया है, क्यों पिशाच यही करते थे। तो इनका संघर्ष हुआ, नीलामुख पुराण में इसका जिक्र है। महादेव शिव ने इनको परास्त किया और पिशाचों को आदेश दिया कि वो घाटी को खाली कर दें। और आश्चर्य की बात आपको मिलेगी कि जो कश्मीर नाम है उस जाति के लोग आज भी मौजूद हैं अफगानिस्तान में, और वो कहलाते हैं पेशाई कश्मीर। तो वो लगभग इस्लाम के आने तक पूरी तरह से महारुद्र के अनुयायी थे। इसी तरह से भूत जिन्हें कहा जाता है, वो भोटिया जो जाति थी उसके सदस्य हुआ करते थे। अब मिथकी यात्रा में क्या हुआ, उनका चित्रण हो गया इस तरह से, लोगों को लगने लगा वो परमानवीय शक्तियां हैं, कोई पिशाच या भूत, जबकि वो हमारी तरह ही इंसान थे। तो वो चूंकि स्वच्छंद यौन प्रवृत्ति के लोग थे, तो वो लिंग और योनि को ही, जैसे कई सारी सभ्यताओं में पूजा होती रही है, वो भी पूजते थे उसको। तो जब परास्त किए गए तो जाहिर सी बात है उनकी परंपराओं को इतनी आसानी से नष्ट तो किया नहीं जा सकता। तो ऐसा पुराणों में साफ साफ जिक्र मिलता है कि ऋषियों ने उस लिंग पूजा को पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने सिर्फ केवल शारीरिक प्रजनन का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रजनन का के रूप में, केंद्र के रूप में परिभाषित किया, और उसको जो समाज में चल रही थी उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक ऐसी तमाम सामाजिक धार्मिक परंपराएं मिलेंगी जिन्हें जो एक ही निगाह से देखें तो गलत दिखाई देगी, और उसी बंदे की निगाह से देखें तो वो सही लगेगी। बहुपतित्व प्रथा है जो कई जगह मौजूद है आज भी। तो इस तरह मैंने उस चीज को सिर्फ ये कहा है कि जो लिंग पूजा है, जो वर्तमान की लिंग पूजा है, वो लिंग पूजा नहीं है जो पिशाच करते थे। आज वो ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का प्रतीक है, मूल ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन उसे परिभाषित किया गया, लेकिन उसका स्रोत वही था। ऋग्वेद में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से लिंग पूजा की निंदा की गई है, स्पष्ट रूप से। तो फिर वो समाज में क्यों करके आया? अब जैसे आंध्र प्रदेश में परशुरामेश्वर मंदिर है, वहां पर स्पष्ट रूप से ह्यूमन पेनिस के रूप में लिंग की पूजा होती है, ना तो किसी ने तोड़ा है, और आज भी हो रही है पूजा, और बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है वो। आपको शायद नहीं मालूम होगा, यहाँ सिमरांग में एक मंदिर है, मैं आपको इसके बाद इसकी फोटो भेजने वाला हूँ। वो पूरा मंदिर ही लिंग पूजा के लिए, पूरा मंदिर। तो मेरा यही कहना है कि हम इतना आहत क्यों होते हैं? हम शिवलिंग को जिस रूप में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उस मान्यता को माने ना। हम इतिहास में जाकर के उनकी मान्यता को गलत क्यों ठहराए कि नहीं नहीं पिशाच जो ऐसे नहीं थे? आप उनकी सफाई नहीं दे सकते। उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो जिन ऋषियों ने उस लिंग और योनि पूजा को वर्तमान ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संदर्भ में परिभाषित किया, आप उसी रूप में श्रद्धा रखिए ना। लेकिन इतिहास को बदलने का अधिकार न वामपंथियों को नहीं है, तो फिर हमको भी नहीं है। हमको क्यों? दोनों में से किसी को नहीं। जो हुआ सो हुआ, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप वर्तमान में उसे कैसे लेते हैं ये मायने ज्यादा रखता है। इस चीज को समझने की जगह पर उन्होंने केवल एक पंक्ति को मार्क किया कि पिशाच स्वच्छंद यौन प्रवृत्ति के लोग थे, अतः वह लिंग की पूजा करते थे। इस बात को लेकर के उन्होंने आगे की पंक्तियां पढ़ी नहीं कि ऋषियों ने क्या किया या महादेव शिव ने किया। कि महादेव शिव चाहते तो उन्हें नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस राष्ट्र के फाउंडर महादेव शिव ही रहे हैं। उन्होंने पहली बार लोगों को सिखाया उस बर्बर युग में कि नहीं, लोगों को नष्ट करना कोई विकल्प नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना ही विकल्प है। तो इसीलिए तो वो ऑर्डर दानी और दयानिधि या इस तरह के भोलेनाथ कहे जाते हैं। वो किसी को नष्ट करने में विश्वास रखते ही नहीं है। तो इस चीज की महानता को, मैंने उनकी महानता को रेखांकित किया, लोगों ने उसको गलत संदर्भ में ले लिया कि महारुद्र शिव इतने करुणाशील है, इतने दयालु है कि किसी की गहर पूजा को भी नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। तो ये चीज लोगों की थोड़ी सी शायद समझ में नहीं आई, समझना नहीं चाहा। जब विश्वपान कोई करने को तैयार नहीं था तो उन्होंने कहा लाओ मैं ही कर लेता हूँ। एग्जैक्टली। अब नीलकंठ को आप कैसे, लोग वो भूल जाते हैं, देखिए वो क्या संदर्भ सारे भूल जाते हैं। इसी पर जब आप ये बात कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह से वैदिक इंद्र हैं और विष्णु हैं, और पौराणिक इंद्र और विष्णु हैं। इसमें भी लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके बारे में देवेंद्र जी थोड़ा सा बताइए। जी, इसका मूल कारण यह है कि जो भागवत कथाओं का आयोजन मूलतः हुआ इसलिए था ताकि भागवत अपने आप में पौराणिक इतिहास का एक महासागर है। तो इसलिए किया गया था ताकि लोगों को एक विशुद्ध रूप से इतिहास की जानकारी होती रहे और श्रद्धा के साथ होती रहे। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ कि उन्होंने उन सारे प्रसंगों को
अवॉइड करके केवल वो प्रसंग जो लोग लुभावन थे वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अन्यथा महाभारत है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और भी कई अन्य पुराणों में स्पष्ट जिक्र मिलता है कि हर मनवंतर में एक अलग इंद्र होता था और हर मनवंतर का एक अलग विष्णु, हर मनवंतर के अलग सप्तऋषि हैं। अब मनवंतर का मतलब ही होता है मनुओं का अंतर। अब आप मनुओं की संख्या को करोड़ों साल बता दें या मानवीय हिसाब से करें, वो आपकी श्रद्धा और आपके तर्क के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये तो तय है कि इंद्र कई सारे हुए। अब सवाल उठता है कि क्यों हुए। ये सहज मानवीय वृत्ति होती है। मेरे ऊपर भी काफी लोग गुस्सा होते हैं कि मैं कई बार एनिमेशन के जरिए अपने फोटोग्राफ्ट कर देता हूं, तो बड़े गुस्सा होते हैं लोग। तो लगते लोगों तो की आप हैं बस। वृत्ति तो लोग, मैं थोड़ा सा चढ़ा देता हूँ उनको, जान मजा आता है मुझे भी, इस तरह से मैं अपने मतलब टीज करता हूँ उनको। तो लोगों की ये वृत्ति होती है कि जनसामान्य की श्रद्धा पाने के लिए इस तरह की उपाधियां धारण करते हैं, आज भी करते हैं। शंकराचार्य जो आज के वर्तमान है वो आदि शंकराचार्य की उपाधि ही धारण करते हैं। तो जब पहली बार राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई, देव और असुरों का विभाजन हो गया, तो जो वैदिक इंद्र थे वो उपाधि और विष्णु की उपाधि एक ही व्यक्ति को दी गई, जिनका नाम था सुयज्ञ। और उन्होंने हिंदू धर्म के तमाम सारे जो वर्तमान नियम है वही बनाए। इसीलिए मैंने पुस्तक में उनका उल्लेख किया है, धर्म संस्थापक। उन्होंने पहली बार एक आचार संहिता बनाई, उन्होंने यज्ञ विधि को रूपांतरित किया, तो महान कार्य किए। इसलिए उन्हें पहला विष्णु और पहला इंद्र माना गया है। उसके बाद उन्होंने परंपरा बनाई कि इंद्र और विष्णु के चुनाव होंगे। अगर आप देखेंगे किसी ऋषि का पुत्र इंद्र बन रहा है, ऋषि का पुत्र विष्णु बन रहा है, ऐसे पूरे भागवत में मैंने किताबों में पीछे श्लोक संख्या और अध्याय संख्या सहित उल्लेख किया है कि इसका पुत्र इंद्र पद का अधिकारी बना। यहां तक कि स्वयं द्वापर युग में कृष्ण को उपेंद्र की उपाधि दी गई, इंद्र के छोटे भाई की। वो बात अलग है कि उन्होंने इंद्र का ही बाद में जाके बाजा बजा दिया, वो एक अलग मैटर है। तो ये हमेशा से रहा है, आज भी इस तरह की उपाधियां देने का प्रचलन है। तो मेरा ये मानना था कि इंद्र जो वेदों में इंद्र है वो प्राकृतिक शक्तियों का अधिष्ठाता है, और जो जी। पौराणिक इंद्र हैं वो एक राजनीतिक उपाधि प्राप्त, जिन्होंने वैदिक इंद्र की उपाधि धारण की और फिर वो परंपरा उनकी बन गई, जैसे शंकराचार्य की परंपरा है। तो जी। कुछ अंतर नहीं है, बस केवल ये लोगों ने चूंकि उसको देखा नहीं है, या पहली बार जब भी सत्य बताया जाता है तो लोग अचकचा जाते हैं। अपने प्रचलित विश्वास को छोड़ने के लिए इतना आसान नहीं होता। ये कुछ कुछ वैसी ही प्रक्रिया है जैसे किसी बच्चे को सडनली बताया जाए कि भाई जिस माँ बाप के यहाँ तुम पल रहे हो वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे असल माँ बाप तो दूसरे हैं, तो वो पहली नजर में तो डिनाई करता है ना, छूटते ही, कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। वही चीज लोगों की आस्था को लेकर है। तो मुझे लगता है कि मैंने एक जमीन तो कम से कम तैयार कर दी। हालांकि नरेंद्र कोहली जी पहले ही कर चुके थे, जी। लेकिन उनकी उपन्यासात्मक है, मैंने उसे ऐतिहासिक रूप में प्रमाणों के साथ रखा है और संदर्भों के साथ रखा है, स्रोतों के साथ रखा है, जिसे कोई भी व्यक्ति पीछे के 20 पेजों में जाके चेक कर सकता है। तो इससे एक जमीन तैयार हो गई है, जिससे भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी को ये एहसास होगा कि पुराण कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं, हमारे पौराणिक चरित्र कोई काल्पनिक मिथ की या दैवी चरित्र नहीं है जिनकी केवल पूजा की जाए। वो वास्तविक थे, इसी धरती पे चले फिरे थे और हमारे लिए इस राष्ट्र का निर्माण करके गए थे। यानी आप देख रहे हैं बार बार मेरे केंद्र में, मेरी सोच के केंद्र में राष्ट्र है, श्रद्धा और आस्था नहीं है, इतिहास है मेरे विचार के केंद्र में। लोग इतिहास में जब आस्था को डालते हैं तब समस्या होती है। आस्था व्यक्तिगत है, इतिहास समष्टिगत है। तो समझ। इतिहास को इतिहास के नजरिए से देखा जाना चाहिए, आस्था के नजरिए से नहीं। वो वही है, इसीलिए धीरे धीरे किया गया कि हमारे ऐतिहासिक घटनाओं को माइथोलॉजी का नाम दे दिया गया। अभी हम बिल्कुल। लोग जो भी हमारे इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने इसके साथ खेला है, तो उन्होंने जितनी भी ऐतिहासिक घटना है उसको माइथोलॉजी, हमारे पुराण, और अगर आप आज की तारीख में अमर चित्र कथा जैसे एक है, अगर उसमें भी आप देखें तो वो उसका जॉनर क्या है, माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी। वो एक लोगों को समझ में नहीं आया कि धीरे धीरे क्या कहने लगे हैं। अगर उसको ब्रेक करते समझ में आता मिथ का मतलब क्या है तो वो समझते, बट वो वैसा कुछ हुआ नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो एक बात कही कि आपने एक जमीन तैयार कर दी है, वो बहुत जरूरी होता है। मेरा मानना है, और आप भी इस बात को मानते हैं, कि ऐसा तो है नहीं कि पहले किसी ने लिखा नहीं। आपने कहा नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है, और भी लोगों ने लिखा है। मैं जब अपनी कुछ किताबें लिख रहा था, तो जब हम लोग पीछे पढ़ के देखते हैं तो हमको मालूम है कि हम कुछ नया नहीं लिख रहे हैं। हम नई तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं आज की जो जनरेशन है, जिसमें जो, क्योंकि इतिहास के साथ सबसे बड़ी जो एक परेशानी जो आप भी समझते हैं, क्योंकि आपने लिखा है, कि उसका प्रस्तुतिकरण कैसे है। अगर हम संख्याओं पर चले जाते हैं तो वो सारा का सारा वो होता है जैसे कि आप किसी कक्षा में छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, तो वो दिन भर या पिछले 12 सालों से वही पढ़ रहे हैं, और फिर आप पुस्तक के नाम पर आप उनको वही दे दें कि आपने
एक पेज में 4 लाइन है, उसके बाद 18 लाइनों में उसके रेफरेंसेस दिए, वो उनको नहीं पढ़ना है। तो हम इतिहास को मेरा मानना है बदल तभी पाएंगे जब ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जब आप ये बात बता रहे थे ये इंद्र और विष्णु की, तो वहीं पर एक प्रकरण और है, परीक्षित जी का जो नाग यज्ञ था, उसके बारे में भी आपने बर के छत्ते में हाथ डाल दिया था। वो क्या प्रकरण है, और उसमें लोगों के मन में क्या धारणाएं थी, और आपने उन धारणाओं को कैसे, मैं ये नहीं कहूंगा उन धारणाओं को नष्ट किया, आपने कैसे उन तथ्यों को सामने लेकर आए, वो आप थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में उस पर काफी मैं विस्तार से लिखना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि उस पर अगर मैं विस्तार से लिखता तो एक असंतुलन पैदा हो जाता किताब में, कि एक अध्याय को इतना सारा दे रहे हैं और दूसरे को इतना कम दिया हुआ है अन्य विषयों को। तो एक्चुअल में क्या है कि परीक्षित का युग था जो बहुत ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक विचलन का युग था, क्योंकि महाभारत हो चुका था। तो कई तरह के विखंडन चल रहे थे, आपस में लड़ाई और एक तरह से अंतर्कलह चल रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, नाग जाति तमाम सारी उसी समय, जैसे मैं कहता हूँ दुनिया का पहला हॉलोकॉस्ट परीक्षित ने जन्मेजय ने किया था। तो उस समय मैंने उसको संक्षेप में करते हुए, जयशंकर प्रसाद के और भी तमाम सारे मेरे पास स्रोत हैं, तो मैंने एक शब्द में, ताकि कोई विवाद न हो, मैंने लिखा ब्राह्मणों के एक वर्ग ने। अब उसी चीज को लेकर के, जबकि उसी पुस्तक में ये लिखा है कि प्रगतिशील ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र सुम के बेटे वसुमित्र, अगस्त, कौंडिन्य, जिन्होंने आपने दक्षिण एशिया का नाम लिया ना, जिन्होंने कौंडिन्य ने स्थापना की थी, उन सबको अवॉइड करके ब्राह्मणों के एक वर्ग ने। ये जो समस्या है ना हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, कि आप किसी ने आपके बारे में 99 अच्छी बात लिखी है तो आप उसे अवॉइड कर देंगे, लेकिन तो अगर आपने एक नकारात्मक लिख दी या अच्छा उसकी अच्छा, हप हप बुरा बुरा थू थू, ये तो बचपन तो एक वर्ग ने, जबकि मैंने नीचे लिखा है कि 2 वर्ग बन गए थे, एक परीक्षित का विरोधी था और एक वर्ग उनका समर्थक था। जो यज्ञ कराने वाले थे वो भी ब्राह्मण थे, चंड भार्गव थे, उत्तंक थे, ये नाग विरोधी थे, और शमीक जो थे वो नाग समर्थक थे, उनका जो भी संबंध रहा हो, या दूसरे और भी थे। तो उस चीज को, उस राजनीतिक विग्रह को न देखते हुए लोगों ने सिर्फ अपनी जो भावना थी, जो पूर्व जो उनके गुस्सा संचित था, उस लाइन को लेकर के मार्क, पूरी सोशल मीडिया पे केवल वही लाइन तैर रही थी कि देखो जी ब्राह्मणों को बड़ी आलोचना की, जबकि उसमें मार्क में लिखा हुआ एक वर्ग ने, ये नहीं लिखा है कि सारे के सारे। तो थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी मुझे, और थोड़ा सा तरस भी आ रहा था कि लोगों को अमृत दिया जाए, लेकिन अमृत के सागर में भी तैरा दूं मैं, लेकिन मुंह में अगर विष भरा हो तो कोई फायदा नहीं होता है। तो ये उसमें बहस का उन्होंने बिंदु बनाया। ये नहीं देखा कि उसमें लिखा क्या था, कि चंड भार्गव और उत्तंक ने नागों को, परीक्षित के साथ मिलकर के नागों को इस राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग बनाया। वहां पर उनका चंड भार्गव और उत्तंक पे जोर नहीं है, उनका जोर इस चीज पे कि एक वर्ग क्यों लिखा। हाँ, वो क्योंकि वो तो सच है, वो कहते हैं ये तो सच है, इसमें आपने नया क्या बताया, ये तो हम वर्षों से जानते हैं, ये जो आप बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। हाँ, आप जो उनके पक्ष में बता रहे हैं वो उनको पता है, वो जो पता आप उनके है। पक्ष में नहीं है वो गलत है, बस ये है धारणा। ये तो मूल आपको बात है। इस संदर्भ में तो आपको काफी उपाधियों से सजाया गया होगा, बहुत अच्छी अच्छी उपाधियां, न वामपंथी को कहने कहा होगा, ब्राह्मण विरोधी, आप जहां से आते हैं तो आपको कहा होगा आप लोग तो हैं ही वो योगी, और ये सब कहा गया होगा, आप उनके पक्ष में हैं, और ये सारी ये जात पात तो शुरू हुआ ही होगा इस किताब से। ये तो बिल्कुल, लेकिन सबसे मेरे लिए अच्छी बात यह है कि पूरे इस प्रकरण में कहीं भी आज तक कोई भी व्यक्ति एक बात कभी नहीं कह पाया मुझसे, ये तो कह दिया जाता है ब्राह्मण द्रोही, लेकिन कोई कभी ये नहीं कह पाता कि जातिवादी है, क्योंकि मैं किसी की भी कभी भी कसर नहीं छोड़ता। तो इसको लेकर के तमाम सारे किताबों में हमारे जो क्षत्रिय बंधु थे उन्होंने भी सवाल उठाए थे जी कुछ एक बातों को लेकर, क्योंकि मैंने उनके बारे में भी लिखा कि जी ये गलत हुआ। तो एक तो ये कहने आ गए ललितादित्य तो नागवंशी क्षत्रिय थे, आपने उन्हें कायस्थ कैसे लिख दिया। ठीक है, जी अब है क्या कि सबको अपनी अपनी कायस्थ इस बात पे खुश हैं कि उनका ललितादित्य हैं, ब्राह्मण इस बात में खुश हैं कुछ लोग, और कुछ नाराज हैं कि उसमें एक वर्ग क्यों लिखा है, कुछ इस बात पे कि कौंडिन्य के ऊपर काफी विवरण है। इतिहास से किसी को लेना देना नहीं कि ललितादित्य आप कायस्थ हो क्षत्रिय, फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे अपने हैं। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वो कायस्थ थे, बात उनके खत्म हुई। होने से, उनके उससे कायस्थ होने से उनके कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ा कोई है। फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए, अगर पुष्य वसुमित्र अगर ब्राह्मण भी ना होते तब भी उन्होंने वही किया होता, विक्रमादित्य अगर क्षत्रिय न होते तब भी उन्होंने वही किया होता। मेरा उद्देश्य सिर्फ उनकी कास्ट के बारे में लिखने का ये नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि हर ये जाति तार्किक की, तर्क है।
हर किस वर्ग की भारतीय इतिहास में भागीदारी रही है, किसी एक विशेष वर्ग का ठेका नहीं है भारतीय इतिहास। हर वर्ग ने अपनी, और उन जैसे मैंने तो उनका भी जिक्र किया, कालवेलिया हैं, कई सारी जो मीना जाति है उनका भी बताया कि उनका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, या जो माली है उनका क्या है। कई सारी जातियों का मैंने इसलिए नहीं, पर हो क्या रहा, हुआ उल्टा है। उन्होंने उस चीज को, उस तथ्य को अपने जाति गर्व की, अभिमान की पुष्टि का साधन बना लिया। कायस्थ केवल पढ़ रहे हैं किसको? ललितादित्य को। बाकी को उन्हें गुर्जर प्रत्यार, सिर्फ इसे गुर्जर प्रत्यार हटा दो, मैं तो तभी मानूंगा नागभट्ट देशभक्त अन्यथा मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। ये प्रवृत्ति देख के मैं दुखी हो जाता हूँ। यहाँ मैं अपनी किताब की असफलता मानता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मेरे लिए सभी महापुरुष उतने ही वंदनीय है जितना कोई एक मेरी जाति का है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये किताब की ये ये सफलता नहीं है, मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ, ये पाठकों की सफलता है। मैं किनको पढ़ रहा था, मैं इस समय नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जो अगर बहुत अच्छे लेखक वो तभी बन पाए हैं जब उनको बहुत अच्छे पाठक मिले। आप ये बात, मैं इस बात को बहुत मानता हूँ। कुछ किताबें आती हैं चली जाती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किताबें बहुत अच्छी तरह से नहीं लिखी गई थी, उनको पाठक नहीं मिले, उसको समझने के लिए पाठक नहीं मिले। नहीं, आपकी किताब तो ऐसा है कि जो जिस वर्ग के पाठकों की आप बात कर रहे हैं, तो उनको तो हम जानते ही हैं कि वो मतलब कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, और उन्होंने भी कमेंट तभी किया होगा जब दूसरे किसी ने लिखा है। उनको पूरी किताब तो उन्होंने उठा के भी नहीं देखी होगी। बिल्कुल। अच्छा, रही बात जात पात की, तो आप अलग हटा दीजिए उसको, बट आपने तो वो हिंदू तुर्क और हिंदू पठान ये कह के, ये तो आपने बिल्कुल क्या क्या गृह युद्ध की सीमा तक पहुंच गए थे आप? इसमें उन्हें ज्यादातर हिंदुस्तान में ज्यादातर गृह जातियों के ऊपर होते हैं, इन चीजों से ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या बताना था, मैं मूल बहु बताता हूँ। हम अक्सर बोलते हैं हमारा जो सांस्कृतिक विस्तार था वो पूरे विश्व में था, लेकिन कैसे, इस पर हम शांत रह जाते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। जी। मैंने इसके माध्यम से ये बताया कि समरकंद के तुर्क, वहां तक जो तुर्क खानानित थी, वहां से लेकर के और यहाँ तक हिंदू संस्कृति थी। सौग्धियाना पे कल ही मैंने एक अभिलेख लिखा है, जेएनयू में जो मैंने लिखा था उसी में से अंश निकाल के लिखा है उसको। तो वहां तक हमारी थी। उस समय तुर्क भी वस्तुतः हिंदू ही थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, मतलब अगर हम बौद्ध को हिंदू धर्म का मान लें तो हिंदू ही थे। और इसी तरह से पठान तो लगभग 200 से 400 साल तक, अगर ये कहा जाए कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो इस चिड़िया के द्वारपाल दो दरवाजे थे, एक तो अफगानिस्तान था, दूसरा सिंध था। आश्चर्य की बात है, सिंध पहले टूट गया, लेकिन अफगानिस्तान को तोड़ने में पूरे 200 साल लगे उन्हें। और अगर बैक सपोर्ट जैसा कि पहले था बना रहता, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान आज भी हिंदू होता। तो मुझे लोगों को ये याद दिलाना है, उन लोगों को भी याद दिलाना है, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के पठानों को, तुम्हारा अतीत क्या था, तुम क्या थे और आज क्या बन गए हो। कहाँ तो तुम पूरे विश्व को नियंत्रित करते थे और आज तुम सिर्फ अपने ही क्षेत्र में मारकाट मचा रहे हो। मैं नहीं जानता इसका परिणाम कब और क्या निकल के आएगा, पर मुझे ये मालूम है कि जात स्मरता जैसी प्रक्रिया, एक बार उन्हें याद आ गया कि वो कौन थे। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, अगर आपने सुना हो, वो इसलिए पूरी जिंदगी रो रो के मर गए कि पठान अपना अतीत भूल रहे हैं। हम कौन थे? हम वो थे जिन्होंने वेदों की रचनाएं की, और हमारे पाणिनि जैसे पठान थे। पाणिनि को भी पठान लिखा है, तो इस पर भी कई लोगों का ऐतराज हुआ है, जबकि वो थे पठान, यूसुफ जई थे वो। तो लोग इस चीज को, अशोक जय का बिगड़ा हुआ रूप है यूसुफ जय एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखने का उद्देश्य न केवल अपने लोगों को याद दिलाना था कि सांस्कृतिक विस्तार की बात करते हो, अखंड भारत की बात करते हो, तो अखंड भारत में आप इतने सारे मुसलमानों और पठानों को मार नहीं सकते। आपको उनको बदलना पड़ेगा, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा तुम हो कौन, तुम कौन थे। आप तो उसी ये समय चीज का काल में उद्देश्य था। आप उसी समय काल में ले जाने की बात करते हैं जहां महारुद्र कर रहे थे, जो वो कर रहे थे, वही समय काल की आप बात कर रहे हैं कि उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। उनको अपनी धारा में लेकर आना पड़ेगा, उनको हमको उनसे मिलना पड़ेगा, उनको हमसे मिलना पड़ेगा। उनकी संस्कृति है, उसको हमको घोल के उसको बदल तो सकते नहीं है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। देवेंद्र जी, इसमें किताब में अब हम लोग इसके चर्चा के अंत में आ रहे हैं। मैंने ये जो देखा इसमें कि मध्य एशिया तक आपने इसमें बहुत फोकस किया है इसको, तो इसका क्या कारण रहा है? आप बता ही चुके हैं, अभी इस चर्चा में तो बता ही चुके हैं कि हम लोग कहाँ तक फैले हुए थे। तो क्या यही कारण है कि मध्य एशिया का इतना जिक्र आता है इसमें? यही एक कारण है इसका? दो मान्य, एक तो मान्यतागत क्षेत्र और एक भौगोलिक इस परिस्थिति। जी मान्यता ये रही है कि विश्व की नाभि जो है, जिसे सुमेरु पर्वत कहा गया है, वो जी मध्य एशिया में था, जिसकी तमाम वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं, भूवैज्ञानिक, कि जी जो पामीर है आज का, वही उस समय का सुमेरु पर्वत था। जी तो एक तो हमारी सभ्यता, ये दिखाना बताना कि हमारी सभ्यता का मूल क्षेत्र कहाँ है।
दूसरा ये बताना कि लोगों को ये एहसास दिलाना कि आज जो भारत की सीमा है वो नहीं, अखंड भारत की सीमाएं वहां है जहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। तो और दूसरा भूवैज्ञानिक चित्र से ये भी चीन तेजी से विस्तार कर रहा है वहां पर। अभी जेएनयू में एक्चुअल में इसी विषय पर मुझे बुलाया गया था, इसीलिए मध्य एशिया के बोलने के लिए। और आपको जान के खुशी होगी, अभी उसे रिसर्च पेपर के तौर पर मेरे संबोधन को स्वीकार करते हुए पब्लिश होने के लिए भेज दिया गया है। बहुत बहुत बधाई हो भैया। तो और कजाकिस्तान के जो वो थी वहां की विश्वविद्यालय की इतिहास प्रमुख, वो इतनी भावुक थी इस चीज को लेकर के, और सारे राजदूत एक पल को देखने लगे थे जब मैंने उनको ये बताया कि भारतीय सेनाएं अतीत में गई हैं लेकिन लिबरेटर के तौर पे गई हैं, न कि वहां पर इन्वेडर के तौर पर। तो तमाम सारे राजदूत वहां पर एकदम से जो अपने अपने वीडियो गेम खेल रहे थे टाइप से उसमें लगे थे, वो देखने लगे एक बार को। तो उन्होंने सुना, काफी सारे लोगों ने फिर वहां पर मुझसे बातचीत हुई, काफी सारे लोगों की, मध्य एशियाई लोगों की, उनका बहुत ज्यादा हमारी तरफ लगाव है। अफगानिस्तान के पठानों का भी लगाव है इनफैक्ट। सच बात तो ये है, केवल एक ही चीज जो आड़े आ रही है, आप जानते, मैं उसे बोलना नहीं चाहता, जी जी जी। लेकिन हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो भी डाइल्यूट होगी। लेकिन उससे पहले हमें तो अपनी जमीन तैयार कर लेनी चाहिए कि आखिर तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है। तो ये किताब इसीलिए मध्य एशिया पे इतना ज्यादा केंद्रित है, लगभग आधी से ज्यादा किताब वहां की घटनाओं को, क्योंकि जिसे हम देवलोक कहा करते थे वो सारा क्षेत्र ही वही था। और आज हम अपने देवलोक, अपनी सभ्यता की मूल भूमि को ही खो चुके हैं और भी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो लोगों को याद दिलाना ही इस किताब का मूल मकसद, मूल उद्देश्य है कि भाई तुम हो कौन आखिरकार, और केवल आज जो दिखाई दे रहा है उसी में संतुष्ट नहीं रहना है। संतुष्ट होने का मतलब है अपने अतीत से कट जाना। तो मेरा मूल कारण यही है, इसलिए मध्य एशिया पे ज्यादा फोकस है। और दूसरा, मध्य एशिया आज भी भू राजनीतिक दृष्टि से संसार बहुत की ज्यादा। चाबी है, जिसके पास अफगानिस्तान का रास्ता है। यहाँ राजनीतिक बात लेके आना चाहूंगा, मोदी जी कोई इसीलिए बेवकूफ नहीं है जो पीओके पे इतनी ज्यादा दांत गड़ाए हुए हैं। अगर हम पीओके पर कब्जा कर लेते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे कब्जे में आ जाता है, मध्य एशिया की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी। और जिसके पास मध्य एशिया की चाबी होगी वो विश्व पर शासन करता है, ये हमेशा से होता है। अरब पूरी दुनिया में कभी शासन नहीं कर पाए जब तक कि उन्होंने मध्य एशिया पे कब्जा नहीं कर लिया। और जैसे ही मध्य एशिया पे कब्जा किया, उसके सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर वो दिल्ली में थे। इस बात से मेरी बात की पुष्टि होती है। इसलिए मध्य एशिया, हमें अपनी नजर बड़ी करनी पड़ेगी, हमें अपना इतिहास देखने का दायरा बड़ा करना पड़ेगा, हमें सारी चीजों, हमें वैज्ञानिक सोच लानी पड़ेगी, अपनी आस्था को अपनी तक रखना पड़ेगा, और बाकी की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चीजों का विस्तार करना पड़ेगा। तब जाकर के हम उस विशाल वैभव को प्राप्त कर पाएंगे जिसके नाते कभी हमारा भारत जगत गुरु कहलाता था। किताब का मूल उद्देश्य भारत ही है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। आप शुरू में भी ये बोल रहे थे ना कि जब आप, मैंने आपके दोनों दोनों लेखन पढ़े हैं। आप जब आस्था से फलीभूत होकर जब आप लिखते हैं तो वो एक अलग ही होता है। उसमें आपने जैसे कहा, तो आप उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की ओर आप एक तरह से आंख बंद कर लेते हैं। पर जब आप ऐतिहासिक लिख रहे होते हैं उसमें आस्था की कोई मिलावट नहीं होती। ये जो सोच है, अगर ये मतलब इसको हम विस्तृत रूप दे सकें, ये आगे बढ़ सके और लोगों को, ये जो आम पाठक है जो कि कभी भी झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, किसी के लिए भी झंडे खड़े होके ले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो किस विचारधारा की पुष्टि कर रहे हैं। अगर हम इसी को थोड़ा विस्तृत रूप दे सकें, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी जिसकी शुरुआत आपने कर दी। देवेंद्र जी, इस पूरी चर्चा में हम लोग चाहें तो अभी और भी आगे बात कर सकते हैं। बहुत ऐसे विषय हैं और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपने उनको बताया है कि लोग अब डेफिनेटली इस किताब को पढ़ना चाहेंगे। कुछ एक ऐसी चीज है जो मैं बातों में मैंने मेरे दिमाग में रहा और मैं पूछना भूल गया हूँ। आप कुछ इस किताब के बारे में कहना चाहेंगे कि ये क्यों पढ़नी चाहिए लोग को, आज के पाठक को, और ये किस वर्ग के लिए आप ज्यादा उत्सुक हैं कि ये कौन सा वर्ग है जो इस किताब को अवश्य पढ़े? ये मूलतः देखा जाए तो मैंने टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। इसीलिए मैंने उसमें आंकड़े बहुत कम रखे हैं, टाइम बहुत कम रखा है शुरुआत में देकर के, फिर छोड़ दिया है मोस्टली मैंने। क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा, और ये हो भी रहा है, सबसे ज्यादा, चाहे वो लफ्ज जिहाद हो या फिर धर्मांतरण हो, कोई भी हो, सबके मूल में आपको एक बात नजर आती है, अश्रद्धा, अपने अतीत और अपने महानायकों के प्रति अश्रद्धा। और उसका मूल कारण ये होता है कि द्वैत में गुजरता है बच्चा हमेशा। एक तरफ तो वो विज्ञान पढ़ रहा होता है और उनकी कसौटियों पर जब अपने पौराणिक महानायकों और महानायकों को कसता है तो वो कहीं ना कहीं भीतर से असहमत हो जाता है। और उसी असहमति को जांच करके, केरला स्टोरी में आपने देखा ही होगा उस चीज को, किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं वो लोग, वो उस पर वार करते हैं। तो अगर हमारे पास ये किताब नहीं, एक वेपन, एक टूल है जिसके एक बार अगर दिमाग में बैठ जाती है, मेरा दावा इस बात का,
उसके जरिए इस किताब की बात, अगर इसकी किताब के तथ्य हैं तो दुनिया के किसी भी दुष्प्रचार का मुकाबला कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकता है कि तूने जो भी सवाल किए हैं ले ये किताब पढ़ के देखो, फिर उसके बाद मुझसे बात कर। और उसके बाद वो व्यक्ति बात करने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो उसका सिर्फ एक ही होगा, हाँ ये तो सब ऐसे ही लिख दिया गया है। वो तर्कपूर्ण बात फिर नहीं कर पाएगा जिसके जरिए वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा दावा है। तो ये किताब एक वेपन के तौर पे, एक हथियार के तौर पर लिखी गई थी। दुर्भाग्य से उसे भौंतरा करने का काम खुद हमारे ही लोगों ने कर डाला। तो एक किसी मुस्लिम मित्र था जिसकी टिप्पणी मेरे पास भेजी गई, उसने ये कहा था कि अगर इस तरह की किताब हमारे पास होती तो हमारे इस्लाम फैलने की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती, अगर हमारे पक्ष में कोई लिखने वाली इस तरह की कोई कलम होती तो। पर यही विडंबना होती है हमेशा अक्सर कि दीपक के तले ही अंधेरा होता है। हमारे अपने ही लोग इस किताब का महत्व तो समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे बच्चे के हाथ में भी, कई सारे पाठकों ने फोटो भेजे हैं कि बच्चे के हाथ में पढ़ी, बच्चे ने पहले थोड़ा बहुत 1-2 पन्ने पढ़े और उसके बाद शुरू कर। मैं थोड़ा सा अंत में एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा। जब मैं योगी जी से मिलने गया किताब भेंट करने के लिए, तो योगी जी का व्यवहार, मतलब योगी जी जस्ट एक सरल हृदय व्यक्ति है, बिल्कुल बच्चे की तरह निश्चल और मासूम। उन्होंने किताब को देखे बिना कह दिया इतिहास बहुत जटिल विषय है, इस पर नहीं लिखा जा सकता इतनी आसानी से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पुस्तक एक बार देख लीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने किताब ली और किताब के पीछे ये वाला हिस्सा, जी, ये वाला हिस्सा बस उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और 2-4 लाइन पढ़ने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 मिनट हम दोनों खामोश बैठे रहे और योगी जी 20 मिनट तक तल्लीनता से उन्होंने शुरुआती अध्याय पढ़े, कुछ बीच में पढ़े, फिर अंत में पढ़े। और उसके बाद अपनी निजी जो उनकी एक झोला रहता है भगवा रंग का, उसमें उन्होंने रखा और बाई तरफ ढेर सारी किताबें थी, उससे हटा के उन्होंने अपने थैले में रखा। और उसके बाद भी इतने हार्ड हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ के फिर आपको अपनी प्रतिक्रिया निजी तौर पर दूंगा। उनका जो लेटर आया वो उनका निजी लेटर था एक्चुअल में, जिसे मैंने किताब में भी रखा हुआ, उनका आशीर्वाद समझ करके। तो ये चीज मेरा ये मानना है कि एक बार अगर कोई इसे पढ़ेगा खुले दिमाग से, अगर पहले से ही तय कर रखा है कि उसे तो विरोध करना है, इवन वो भी पढ़ लेगा, तो अंततः जाके वो दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो होगा कि तुम गलत कर रहे हो विरोध करके। ये किताब एक्चुअल में सीधे सीधे एक वेपन है, एक ढाल है, एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल अगर तरीके से किया जाए तो न केवल स्वयं को डिफेंड किया जा सकता है, बल्कि अगले आदमी को भी बताया जा सकता है तुम्हारा असली इतिहास ये है। हिंदू तुर्क और हिंदू पठान जो शब्द इस्तेमाल किया बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया है मैंने। जी। तो अभी फिर मेरे मन में एक सवाल आ गया, फिर हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ऐसे कौन से सवाल होंगे जो आपको लगता है कि जो हमारे पास सवाल आते हैं जिनके जवाब ये पुस्तक दे सकती है? क्योंकि हम लोग जब डिस्कशन होता है, कहीं पर डिस्कशन होता है, तो जैसे आपने अखंड भारत की बात कही, तो अखंड भारत की बात तो लोग करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि इसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है, तो वो तथ्य नहीं रहता। जैसे ये एक सवाल है, इस तरह के कोई सवाल आपने शायद इस किताब में दिए हैं क्या? कि जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हथियार साबित हो सकता है, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके, जो अगर कोई पूछे, जिसके जवाब में हम उसकी किताब पर, ये भारी इतनी किताब है कि हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, उसके मुंह पर भी मारेंगे तो उसको जवाब मिल जाएंगे? तो ऐसे कौन से सवाल है? दो मूलतः हैं जो ज्यादातर लोगों को विचलित करते हैं। एक तो हमारे के आपकी सभ्यता की शुरुआत एक्चुअल में हुई कहां से थी, जिसे वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं। 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसमें उसका बहुत खंडन किया पुरजोत्तरी से। अब दुर्भाग्य है कि उन्होंने ये नहीं सोच रहे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी का नष्ट हो जाना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, उसकी बजाय अन्य चीजों पर आलोचना शुरू कर देने की। पहले एक आधार तो बने, फिर हम अपने सभ्यता को जितना पुराना ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो एक तो ये है कि सभ्यतागत रूप से हमारा विकास कैसे हुआ, ये किताब एक स्पष्ट नजरिया सामने रखती है कि भारत का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है। एक दूसरा ये है कि बच्चों को हमेशा पढ़ाया जाता है कि तुम हमेशा हारे हो, तुम हारी हुई कौम हो, तुम्हारा कहीं कोई विस्तार था ही नहीं कभी। तो इस बात को स्ट्रांगली खंडित करती है, इसका खंडन करती है कि हमारा विस्तार नहीं था। कौंडिन्य के माध्यम से मैंने बताया है कि हम सांस्कृतिक रूप से फिलीपींस तक गए थे। और अगर सैन्य रूप से बात करें तो मैंने राजेंद्र चोल के उन जनरलों के माध्यम, जिनका कोई नाम तक नहीं जानता, कि हमारा फिलीपींस से लेकर के झंडा यहाँ तक गया है। जी। ललितादित्य के माध्यम से मैंने बताया कि ललितादित्य यहाँ से लेकर समरकंद तक अपना झंडा लेके गए, और अपने नहीं, रूसी इतिहासकारों के माध्यम से आंद्रे विक और हरमन गोइड्स, तो बहुत ललितादित्य के ऊपर उन्होंने बहुत विशद काम किया है, हमारे लोगों ने काम कभी नहीं किया है। तो उनके माध्यम से मैंने ये सारी चीजें बताई। तो बच्चे के दिमाग से जो हीन भावना होती है कि हम कभी बाहर निकले ही नहीं, जैसे हम लोग क्या छिपाते हैं, हम तो अहिंसक रहे हैं जनाब। नहीं, हम बिल्कुल भी अहिंसक नहीं थे। हम केवल इस तरह के थे कि कोई हम पर अटैक करे तो हम जवाब देंगे।
लेकिन हम जरूरत लोग पड़ने पर हम घर में घुस के भी मार सकते हैं। राजेंद्र हम चोल और ललितादित्य इसके उदाहरण है। हम इन्वेडर नहीं थे, जो आपने शुरू इन्वेडर में ही कभी कहा नहीं था, रहे। हम इन्वेडर नहीं थे। जी। आ, और सवाल हैं तो किसी और दिन पूछूंगा मैं आपसे। बिल्कुल। तो जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे मुझे पूरा विश्वास है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब, मैं मेरा जितना भी छोटा माध्यम है, मैं जिस तरह से कोशिश कर सकता हूँ मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊं। और आपने जो इसमें इतनी बातें कही हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी भी छोटी छोटी क्लिप लेके, अगर मैं आज के जो इंटरव्यू हमारा हुआ है लेके, मैं इनको छोटे छोटे खंडों में अपने चैनल पर अगर डाल सकूं, तो मैं ही बहुत आभारी रहूंगा इस जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। आपसे फिर मुलाकात होगी, और ये बताते जाइए कि अभी कुछ लिख रहे हैं या अभी भी थके हुए हैं? अभी एक्चुअल में इसका दूसरा पार्ट बना तो रखा है, पर समय बहुत ज्यादा, इस समय कुछ कारणों से बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। और कुछ जी ये है कि कृष्ण के जीवन के कुछ खंडों से लेते हुए और वर्तमान तक कृष्ण की जी उपस्थिति को, जो भारत भूमि उनसे, अब यहाँ मैं पूरी तरह से आस्थागत व्यक्ति हूँ, तो जी। उनके जो चरणों को से जो धन्य हुई है धरती, तो उन सारी घटनाओं को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से और वर्तमान तक लेके आऊं। और वो एक पुस्तक अलग तरह की होगी, वो पूरी तरह से आस्थागत रूप से और भावनात्मक रूप से जुड़ी, कृष्ण से जुड़ी होगी। तो दूसरा हम खंड लोगों तैयार है वैसे। जी, आप लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।